नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं चैनल 12 के माध्यम से। एक कहावत है, देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना। और एक शब्द आजकल प्रचलन में आ गया है, वो शब्द है वीगन। हमारे साथ हैं श्रीमान जोगिंदर आर्या जी। सर, इस शब्द पर थोड़ा प्रकाश डालिए, ये वीगन क्या है? जी नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है चैनल 12 पर। और मैं बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया कि वीगन क्या है। मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रहा था वीगन के बारे में बताने का। जो आपने एक बहुत अच्छा दोहा एक बोला कि देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। तो दोस्तों, दूध और दही ये वेदों में, आयुर्वेद में बहुत जगह आपको उनका वर्णन मिलेगा। और दूध दही का खाना, तो अभी जो प्रश्न किया गया है वो है वीगन क्या है। वीगन एक्चुअली पश्चिमी देशों से यह चलन चला और 1944 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट था कि पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता को रोकना। बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया और बहुत बढ़िया शुरुआत की। अभी पिछले कुछ सालों से ये चलन भारत में भी आ गया है। तो उनका भी उद्देश्य यही रहता है कि पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता को रोकना और मांसाहार का विरोध करना और लोगों में जागरूकता फैलाना कि वो शाकाहारी बने। सर, ये वेजिटेरियन और वीगन में क्या अंतर है? जी बिल्कुल, ये एक बारीकी से समझने का विषय है। तो श्रोतागण से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस विषय को आप ध्यान से समझिए। वेजिटेरियन का मतलब है शाकाहारी, यानी कि वो मांस का सेवन नहीं करते और जो वनस्पति से, प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसका सेवन करते हैं। वीगन भी इसी चीज़ को मानता है। वीगन वाले भी बोलते हैं कि हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। लेकिन असमानता क्या है कि वीगन वाले दूध यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मना करते हैं। जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सभी का भी वो विरोध करते हैं कि यह भी पशुओं के प्रति क्रूरता करके दूध निकाला जाता है। तो इसमें एक ये बड़ी असमानता है कि वेजिटेरियन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और जो वीगन वाले हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ नहीं करते, वो दूध को भी मांसाहार बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रकाश जरूर डालना चाहूँगा कि दूध जो होता है वो प्योर रूप से शाकाहार में आता है, वो मांसाहार में नहीं आता। लोग तथ्य देते हैं, वीगन वाले तथ्य देते हैं कि जब पशु का दूध निकाला जाता है तो उस पर अत्याचार होता है और वो दूध उसके बच्चे के लिए था, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती करके उसके बच्चे को रस्सी से बांध देते हैं और दूध निकाल लेते हैं, तो ये पशु पे अत्याचार हुआ। तो अब यहाँ समझने की एक बात है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। अधिकतर लोग जो पशु नहीं पालते वो इस बात को करते हैं। दूसरा, जो ग्रामीण कल्चर को नहीं जानते, जो भारतीय सभ्यता को नहीं जानते, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब आज के जो युवा हैं उन्होंने घरों में कुत्ते बिल्ली ये तो पाले हुए हैं, लेकिन गाय भैंस बकरी ये नहीं पाले कभी, ना उनको वो जानते हैं, ना उनके कल्चर को जानते हैं। आप देखेंगे तो जो गाय भैंस या जो दुधारू पशु है वो दुधारू पशुओं की श्रेणी में क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि जो गाय है या जो भैंस है वो जो दूध देती है उनके दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और अगर उसके बच्चे को सारा दूध पिला दिया जाए, क्योंकि तो ये लोग तो गांव में रहे नहीं, ये इन्होंने तो कभी गाय पाली नहीं है, अगर वो सारा दूध उस बच्चे को पिला देंगे तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। गाय के बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो भैंस है लगभग 12 से 15 लीटर 20 लीटर तक भी दूध देती हैं। और जो देसी गाय है, मैं जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा, मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ, जो देसी गाय है वो भी 8 से 12 लीटर तक दूध देती है नॉर्मल औसतन। अगर 12 लीटर दूध 6 लीटर सुबह और 6 लीटर शाम को एक बच्चे को पिलाया जाएगा, गाय के बछड़े को या बछिया को, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये दुधारू पशु मनुष्य के पोषण के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ एक समझने की बात यह है कि पशु को मार कर खाना, उसकी गर्दन काटना, ये क्रूरता है। और पशु का दूध निकाल करके पीना ये क्रूरता नहीं है। ये क्रूरता क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूध मनुष्य के पोषण के लिए ही बना है। अब यहाँ पर आप समझिए, जो मांस खाते हैं, मांस में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मांस में रक्त कणिकाएं होती हैं, मांस में प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो दूध का अगर आप जो मोज़ेक टेस्ट करवाएंगे उसमें आप देखेंगे दूध में ये सब नहीं मिलता। तो इससे सिद्ध होता है कि दूध मांसाहार में नहीं आता है। दूसरा, रही बात जो उस पशु का दूध निकाला जाता है तो उस पर अत्याचार हुआ या नहीं हुआ। पशु पे कभी अत्याचार इसलिए नहीं हो रहा दूध निकालते समय
क्योंकि अगर उस पशु के दूध को हम नहीं निकालेंगे और तो उसके एल्डर में जो उस जहाँ पर उसका थन है, आंचल है, वहाँ पर उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो दूध सड़ेगा, पस बनेगा, थन खराब हो जाएंगे। तो इसलिए वो दूध निकालना भी जरूरी होता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, जो शर्करा आदि पाई जाती है, वो मांस में आपको नहीं मिलेगी, और जो मांस में पाई जाती है वो दूध में नहीं मिलेगी। दूसरा, जब कोई पशु जिसका आप दूध पीते हैं, निकाल करके दूध पीते हैं, तो जैसा वो चारा खाता है उसके दूध में वैसी सुगंधी आपको मिलेगी। यानी बरसात के दिनों में अगर पशु खुले में जाता है, खेत में घूम के आता है और वो बाहर हरी भरी घास चर के आता है, तो उसके दूध में वैसी ही आपको सुगंधी मिलेगी। जब ज्वार का सीजन आता है तो ज्वार की सुगंधी मिलेगी, बरसिम का सीजन आता है तो बरसिम की सुगंधी मिलेगी। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रमाणित होता है कि जब पशु चारा खा रहा है तो उसमें दो प्रकार के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद के अनुसार जो हम खाना खाते हैं उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थिगिरी ये सब बनता है। सेम यही पशुओं में भी होता है। तो जब पशु चारा खाता है तो उससे दो प्रकार के, एक तो रस बना और एक रक्त बनता है। एक रस से रक्त बना और एक जो मदरी ग्लैंड होती है उससे दूध बनता है। तो अगर ऐसा होता और 10 लीटर दूध हम गाय का निकाल लेते एक बार में, तो ऐसे पशु मर जाना चाहिए था। लेकिन पशु मरता नहीं है, क्योंकि वो दूध अलग से ही बनता है, वो प्रोसेस है। तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही सुंदर प्रकाश सर आपने डाला है कि ये अत्याचार नहीं है, बल्कि एक ह्यूमन नीड है। दूध दही की हमारे को ज़रूरत रहती है, हमारे लिए पौष्टिक है। तो ये क्या वीगन हमारे लिए सही है, दूध दही का त्याग कर देना? देखिए, अगर हम दूध दही का त्याग करते हैं ना, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे कुछ विकृतियाँ आती हैं। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं चैनल 12 के माध्यम से जरूर ये बताना चाहूँगा। आपने जो लोग 80 के दशक में पैदा हुए, 80, 82, 85 में, तो उस टाइम पे उन्होंने टीवी देखना शुरू किया। जैसे मैंने रामायण आई थी तो मैंने तब टीवी देखना शुरू किया था। उस टाइम पे टीवी पे एक प्रचार आया करता था, एक व्यक्ति दिखाया जाता था जो कोयले से या नमक से अपने दांत साफ करता था। तो दूसरा व्यक्ति उसको आगे बोलता था कि आप अभी भी इसी कोयले दांत साफ कर रहे हैं। तो फिर वो अपने एक कंपनी का प्रोडक्ट होता था, आप सब जानते हैं उस ब्रांड को, बहुत कॉमन ब्रांड है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है, उसका प्रचार शुरू किया। लोगों के साइकोलॉजी को इस तरह से पकड़ा गया कि उनके मन में ये बात आ गई कि कोयला और नमक ये दांत साफ करने के लिए नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वही कंपनी ये कहती हुई दिखाई दी कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है और हमारे टूथपेस्ट में कोयला है, आप सभी जानते हैं। तो ये दुष्प्रचार इसलिए किया गया ताकि हमारी सभ्यता को दबाया जाए और अपने प्रोडक्ट को बेचा जाए हमारे अंदर दुष्प्रचार करके। उसके बाद आपने घी के बारे में दुष्प्रचार शुरू हुआ लगभग 90 के दशक में, जब महाभारत आदि सीरियल आते थे उस टाइम पर। तो घी के बारे में बताया गया कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और रिफाइंड ऑयल का उस टाइम पे प्रचार शुरू हुआ। कई कंपनियों के रिफाइंड ऑयल उस टाइम आए और हमारे सामने प्रचार आता था, अच्छी पूरियां बना के दिखाई जाती थी। और फिर उसके बाद एक और ब्रांड आया जो आपके हृदय को स्वस्थ रखता है, जो आपके हृदय को ठीक रखता है, आप सब जानते हैं उस ऑयल का नाम। तो लेकिन अब जब धीरे धीरे समय बीतता गया और 10 साल बाद बीते, तो पता लगा कि जो रिफाइंड ऑयल है वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा ही एक दुष्प्रचार फिर से किया जा रहा है और बहुत बड़ा एक खिलवाड़ किया जा रहा है हमारी सभ्यता के साथ। हमारे आयुर्वेद को दबाने के लिए ये सब चलाया जा रहा है कि आप दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट का सेवन मत कीजिए, इससे आपके शरीर में कमजोरी आएगी। फल आदि आप लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूध का वर्णन आयुर्वेद में बहुत जगह आता है, घी का वर्णन आयुर्वेद में बहुत जगह आता है। आप देखिए कि जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ अगर आपने पढ़े हों, जिन लोगों ने नहीं पढ़े उनको नहीं समझ में आएगी बात, वो बस पश्चिम की कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, सुनते हैं और इस बात को मानना शुरू कर दे कि दूध हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन जिन लोगों ने ग्रंथ पढ़ा है, जो लोग थोड़ी सी आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीगन हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। सर, कुछ लोगों ने YouTube चैनल बनाए हुए हैं, ये छोटा सा सवाल उन लोगों से प्रेरित मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। वो कहते हैं कि दूध बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको दूध नहीं पीना चाहिए, ये फैट बढ़ा देता है। तो इस तरह के तर्क वो देते हैं, क्या ये सही है? हमारे पहलवानों को दूध दही का त्याग कर देना चाहिए? ये तो बड़ा हास्यास्पद हुआ और मुझे सुन के हंसी भी आती है कि आजकल कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी बॉडी बना लेता है, मुझे नहीं पता वो कैसे बनाता है, और वो बस अपना ज्ञान, और लोग भी उसके बॉडी को देख करके और जो वो वक्ता उस समय बोल रहा होता है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसमें कोई तथ्य है, कोई प्रमाण
है या नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को बिना, जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ वो आयुर्वेद के प्रमाण पे बता रहा हूँ। आप आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक व्यक्ति के विशेष बोलने से ही और आप उसकी बात को मानने लग जाए, कुछ बॉडी बिल्डर्स की है वीडियोस में देखता हूँ, वो बोलता है कि आप रोटियां छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए, इससे फैट बढ़ता है, और फिर वही व्यक्ति उसी वीडियो में चिकन और अंडे का खाने के लिए बोलता है। मुझे बताइए, रोटी में ज़्यादा फैट है या चिकन में ज़्यादा फैट है? और कुछ लोग तो अंडे को भी वेजिटेरियन बताते हैं। आप समझिए, एक मुर्गी के अंदर से अंडा निकल रहा है, कोई मशीन से तो नहीं बन रहा है, उसको कृत्रिम रूप से उसका गर्भाधान करवाया जाता है उस मुर्गी का। तो ये पहला अत्याचार हुआ। दूसरा, उन अंडों से बच्चे नहीं बनते क्योंकि वो प्रोसेस कर दिए जाते हैं अंडे। जैसे मुर्गी अंडे देती है उसको मशीन के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाता है। तो ये अत्याचार हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताइए। जब उस अंडे के अंदर भ्रूण डाला गया तो उसके अंदर जीव था, तभी तो वो अंडा बना। पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ तो जीव था ना, वृद्धि हो रही थी ना उसकी। लेकिन जैसे मुर्गी ने अंडा दिया और उसको प्रोसेस करके उसको बोला गया कि ये तो वेजिटेरियन में आता है। तो ऐसे वेजिटेरियन को बदनाम किया जाता है, शाकाहार को बदनाम किया जाता है, और अंडा मांसाहार में आता है, शाकाहार में नहीं आता है। तो सर, दूध और दही जो है हमारा शाकाहार का पार्ट है। बिल्कुल है जी। तो सर, वेजिटेरियन ही श्रेष्ठ क्यों है? आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए जिससे आज की युवा पीढ़ी जो है समझ सके कि ये वीगन वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रांति मात्र है। देखिए, जो वेजिटेरियन शाकाहारी लोग हैं, अब शाकाहार और मांसाहार में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। शाकाहार का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो हमारे अनुकूल भोजन है, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है और जो बिना पशुओं के ऊपर अत्याचार किए हुए हम भोजन करते हैं, वो सारा शाकाहार में आता है। किसी पशु पे अत्याचार ना हो। अब पहले क्या आप देखेंगे तो मैंने जैसे बताया कृषि प्रधान देश है, तो उस समय कृषि किससे होती थी? बैलों से होती थी। अब एक ऐसा प्रचलन चला दिया गया, ट्रैक्टर और ये सब जितने भी ट्रैक्टर्स वगैरह आए, आधुनिक खेती, फिर उसके बाद यूरिया, पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ जितनी आती गई। आप पिछले 30 से 40 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो बीमारी पिछले 30 साल 40 साल में आई है उससे पहले वो नहीं थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलन पेस्टिसाइड का इसलिए पिछले 30 से 40 साल में आया है। दूसरा, जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो बड़ी कंपनियों का एक षड्यंत्र होता है। कुछ ताकतवर देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई और उस संस्था के माध्यम से एक दवाई को प्रस्तावित कर दिया जाता है, बता दिया जाता है ये दवाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और ये चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और लोगों पे वो थोप दी जाती है। तो ऐसे करके अपनी दवाइयाँ, अपने पेस्टिसाइड्स, अपने जो हानिकारक पदार्थ खेतों में डाले जाते हैं उनका प्रचार किया गया, और हमारी जो जैविक खेती शुरू से होती थी उसको बंद कर दिया गया, उसको दबा दिया गया। तो शाकाहार का आज से नहीं काफ़ी सालों से हनन हुआ। आयुर्वेद में अगर ऐसा वर्णित है कि हमें शाकाहारी बनना चाहिए और शाकाहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद वेद से वर्णित है, ये वेद का एक हिस्सा, वेद का उपवेद है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल वेद का प्रमाण दे करके बोल सकते हैं कि शाकाहारी हमारे लिए अच्छा होता है, मांसाहारी अच्छा नहीं होता। दूसरा, हमारी जो सलाइवा होती है, हम वर्टिकल स्पाइन के व्यक्ति हैं, हम जीव जो है वर्टिकल स्पाइन, हमारी कमर वर्टिकल है, सीधी है। जिनकी हॉरिजेंटल होती है और जिनका फेस सामने की ओर होता है वो मांसाहारी करते हैं, और जिनकी अगर आप कहेंगे जैसे गाय भैंस की भी हॉरिजेंटल है, यानी कि ऐसे कमर है, लेकिन उनका चेहरा हमेशा ऊपर होता है। जितने भी वेजिटेरियन होंगे उनका चेहरा ऊपर होगा। गाय को देख लीजिए, भैंस को, बकरी को, जिराफ को, किसी भी पशु को आप देखेंगे चेहरा उनका ऐसे रहता है, भले ही उनकी स्पाइन ऐसे हो। दूसरा, हमारे अंदर जो स्लाइवा बनता है, हमारे मुंह के अंदर जो हमारे दांतों की जो शेप है वो मांसाहार के लिए नहीं है, वो शाकाहार के लिए है। हम जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं मांस को काटने के लिए। तो ये प्रकृति ने ही बनाया, जो मांसाहारी जानवर हैं वही मांस खाते हैं, मनुष्य के लिए मांस अनुकूलित नहीं है। तो सर, बहुत ही अद्भुत जानकारी आपने चैनल 12 के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और हम भी चैनल 12 के माध्यम से यही अपील करते हैं कि दूध का सेवन करिए, हड्डियों में जान आएगी। ये वीगन वगैरह में कुछ नहीं रखा है, और इस तरह की जानकारी आपके पास और भी लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।